दोस्तों, आज पेश है नसीब का खेल। ये कौन चित्र है दोस्तों? बहुत समय पहले की बात है। हरियापुर नामक गांव में हरिदत्त नाम का एक किसान रहता था। वह गांव में उसकी पर्याप्त जमीन थी, जिस पर खेतीबाड़ी कर वह अपनी पत्नी लाजवंती के साथ सुखकर जीवन व्यतीत कर रहा था। वह लाजवंती अब की तिहाई की फसल तो बहुत अच्छी हुई है स्वामी। हाँ स्वामी, सब ईश्वर की कृपा है। और उस दिन तो किसान हरिदत्त की खुशी का कोई ठिकाना न लगा जब लालमती ने उसे खबर सुनाई। स्वामी, स्वामी, एक शुभ सूचना, इन दिनों मैं गर्भवती हूँ। वाह भगवान, क्या खबर सुना कर तुमने तो मेरी तबीयत ही खुश कर दी। और यथा बीते समय पर किसान की पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे आंगन में एक साथ दो दो फूल खिलाए। मैं इनका नामकरण समारोह में पूरे गांव को भोजन कराऊंगा। और आज स्वामी वाकई बहुत खुश है। ईश्वर इनकी यह खुशी हमेशा बनाए रखे। फिर किसान हरिदत्त बच्चों का नामकरण के दिन वाकई पूरे गांव को भोजन पर निमंत्रण किया। बधाई हो हरिदत्त, बधाई हो हरिदत्त, धन्यवाद बहन। और फिर शुभ मुहूर्त पर गांव में पंडित राम सेवन ने हवन आरंभ किया। ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और फिर हवन के बाद पंडित राम सेवक ने बच्चों का जन्मपत्री बनाई। और जन्मपत्री बनाने के बाद पंडित राम सेवक ने बड़बड़ाता हुआ बोला, ओह, कितनी विचित्र बात है। एक ही समय में एक ही माँ की कोख से जन्म देने वाले बालकों का बिल्कुल भाग्य अलग अलग। अलग अलग भाग्य तो सबका होता है पंडित जी। बात तो तुम्हारी ठीक है मुखिया जी, हर इंसान का भाग्य अलग अलग होता है। लेकिन दोनों भाइयों का भाग्य सचमुच विचित्र है। जिक्र के काबिल है। जिक्र के काबिल? हाँ, लेकिन इन दोनों में यह बड़ा लड़का है जो आपकी गोद में है, इसका नाम मेरे द्वारा तैयार की गई जन्मपत्री के अनुसार गौतम रखा जाना चाहिए। यह बड़ा होकर एक दिन राजा बनेगा और अपने माँ बाप का नाम खूब रोशन करेगा। वाह, हमारा बेटा राजा बनेगा? वाह, तो हरि सिंह का बड़ा लड़का बड़ा होकर राजा बनेगा? हाँ, लेकिन छोटा लड़का गोविंदा जो हरिदत्त की पत्नी की गोद में है, बड़ा होकर एक कुख्यात डाकू बनेगा। और हाँ, एक दिन वह अपने ही बड़े भाई के हाथों मारा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पंडित जी। भला एक भाई के दूसरे भाई के हाथों हत्या हो सकती है? यह झूठ है। तुम झूठे हो पंडित जी, तुम्हारी ज्योतिष विद्या झूठी है। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। हरिदत्त, सच्चाई जानने के बाद उत्तेजित होकर तुम और मेरी ज्योतिष विद्या का झूठा कहकर मुझे अपमानित कर रहे हो। लेकिन अपने बच्चों के भाग्य नहीं बदल सकते, वनी को होकर रहेगी। और कहकर पंडित जी राम सेवक हरि दत्त के घर से बाहर चला गया। उनके जाते ही हरिदत्त के बिगड़े हुए मिजाज को देखते हुए गांव के लोग बिना भोजन किए धीरे धीरे खिसकने लगे। आओ ननकू, चला जाए। हाँ हाँ, भोजन की इच्छा अब नहीं रही। और गांव वालों के जाने के बाद, झूठ बोलता है पंडित, ऐसा नहीं हो सकता। एक भाई के हाथों दूसरे भाई का खून नहीं होने दूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि पंडित राम सेवक झूठा है, उसकी ज्योतिष विद्या झूठी है। लेकिन यदि फिर भी पंडित की भविष्यवाणी सच हो गई तो खामोश। मैंने कहा लाजवंती, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। लगता है आपका दिमाग में ऐसी योजना है जिससे आप भविष्य में अपने बच्चों को एक दूसरे से सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ, मैं अपने छोटे पुत्र को 7 समुंदर पार उसके चाचा के यहाँ छोड़ाऊंगा। इस तरह मेरा बड़ा बेटा भी अपने भाई तक नहीं पहुंच सकेगा और पंडित रामसेवक की भी भविष्यवाणी झूठी हो जाएगी। हाँ स्वामी, आप ऐसा ही करें। इस तरह कम से कम एक भाई के हाथों दूसरे भाई की हत्या तो नहीं होगी। समय बीतने के साथ जब हरिदत्त के दोनों बेटे 5 वर्ष के हो गए तो एक दिन
लाजवंती, आज मैं कीर्तिनगर के बंदरगाह पर मेरे एक जानकार व्यापारी का जहाज 7 समुद्र पार विदिश नगरी को जाने के लिए रवाना होने वाला है, जहाँ मेरा छोटा भाई किशन दत्त रहता है। मैं सोचता हूँ क्यों ना आज उसी जहाज में गोविंद को लेकर विदिश नगरी चला जाऊँ। कुछ दिन में किशनगंज के यहाँ बिताने के बाद गोविंद को वहीं छोड़कर वापस आ जाऊँगा। ठीक है स्वामी, देर सवेर से कहना, देवर जी से कहना मेरे गोविंद का पूरा ख्याल रखे और कभी माँ बाप की प्यार की कमी महसूस न होने दे। कुछ देर बाद हरिदत्त गोविंदा के साथ बंदरगाह पर पहुंचा। बापू, वो बड़ा सा क्या है बेटा, जहाज है बेटे। और शाम को वह जहाज उन्हें लेकर विदिश नगरी के लिए रवाना हो गया। फिर कई दिन समुद्री यात्रा के बाद जब जहाज विदिश नगरी के बंदरगाह पर पहुंचा, हरिदत्त, मुझे अपने व्यापार के लिए यहाँ 10 दिन रुकना है। ठीक 11वें दिन यह जहाज बंदरगाह को छोड़ देगा। वापस कीर्तिनगर चलना हो तो 10वें दिन यहाँ आ जाना। ठीक है सेठ जी, मैं 10वें दिन यहाँ आ जाऊँगा। और फिर विदिश नगरी में एक दिन की पैदल यात्रा करने के बाद हरिदत्त तारापुर नामक गांव में अपने भाई किशन दत्त के यहाँ पहुंचा तो वह उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अरे हरिदत्त भैया, जीते रहो भाई। तभी किशन दत्त की पत्नी माला वहाँ आई। प्रणाम जेठ जी, सदा सुहागन रहो बहू। फिर भोजन के दौरान, अब बताइए भैया, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? भाभी तो कुशल मंगल से है ना? बाकी तो सब ठीक कुशल है किशन, लेकिन तुम्हारे लिए एक जिम्मेवारी भरा कार्य लेकर यहाँ आया हूँ। आप आज्ञा करें भैया। तब हरिदत्त ने न केवल जिम्मेवारी के विषय में बताया, साथ में ही पूरी बात भी बता दी, जिसकी पूरी बात सुनने के बाद, जेठ जी आप बिल्कुल बेकार में मजबूर होकर गोविंद को यहाँ छोड़ने आए हैं, लेकिन मैं खुश हूँ। इसी बहाने भगवान ने गोविंद के रूप में मुझे छोटा बेटा दे दिया। वाकई भैया, मेरे लिए यह खुशी की बात है, वरना आपसे गांव में के वैद्य ने बताया कि माला बांझ है। यह सोच बैठा कि हमारे यहाँ नसीब में औलाद ही का प्यार ही नहीं है। हाँ जेठ जी, हम गोविंद को अपनी औलाद की तरह पालेंगे। धन्यवाद बहू। मुझे और लाजवंती को यहाँ से 7 समुद्र पार रहते हुए गोविंद की कोई चिंता नहीं रहेगी। लेकिन किशन, तुम दोनों इस बात का विशेष ध्यान रखना, गोविंद को कभी यह पता न चले कि उसका निकट संबंधी कीर्तिनगर में रहता है। हम इसे कभी कुछ नहीं बताएंगे। और इस तरह हरिदत्त गोविंद को अपने भाई किशन दत्त के यहाँ छोड़कर 11वें दिन उसी समुद्र जहाज पर वापस कीर्तिनगर के लिए रवाना हो गया। अब मुझे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पंडित राम सेवक द्वारा मेरे बेटे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच नहीं होगी। फिर अपने गांव वापस लौटकर हरिदत्त अपने बेटे गौतम और पत्नी के साथ निश्चित रहने लगा। वाह बेटे, तूने तो कमाल कर दिया, दौड़ कर अपने बापू को हरा दिया। आखिर बेटा किसका हूँ? बेटा तो तू मेरा ही है। नहीं, यह मेरा बेटा है। माँ बापू, तुम दोनों लड़ते क्यों हो? बेटा तो आखिर मैं तुम दोनों का ही हूँ। वाह, क्या खूब खुश करने वाली बात कही है बेटे। फिर गौतम 8 वर्ष का हुआ था। हरिदत्त उसे लेकर आचार्य सुधाकर राव के यहाँ आश्रम पहुँचा। प्रणाम ऋषिवर। आचार्य जी, मैं अपने बेटे गौतम की शिक्षा दीक्षा आपके पास लाया हूँ। हरिदत्त गौतम की आश्रम में छोड़कर जल्दी ही वापस लौट आ गया और आचार्य सुधाकर राव उसे विद्यार्जन करने लगा। करवाने के साथ साथ शस्त्र विद्या, घुड़सवारी का भी अभ्यास कराने लगा। वाह गौतम, वाकई तुम होनहार शिष्य हो। इस तरह हरिदत्त बड़ा पुत्र गौतम आचार्य सुधाकर के यहाँ तरह तरह की शिक्षाएं प्राप्त कर रहा था। उधर 7 समुद्र पार विद्यानगरी में डाकू शेरा ने इन दिनों तारकपुर गांव में पहुंचकर लूटमार मचानी शुरू कर दी। हमको मार
हाँ हाँ, सबको मार डालो और सारी दौलत लूट लो। नहीं दोस्त, हमें मत मार, यह तिजोरी की चाबी, सारी दौलत ले जा। हाँ हाँ हाँ। दौलत शेरा की कमजोरी है और खून उसका शौक। और फिर डाकू दल ने किशन दत्त के यहाँ भी पहुंचा। लूट लो सारी दौलत को आई। तभी वाह, मज़ा आ गया डाकू जी, हम भी यह खेल खेलेंगे क्या? अगले ही पल, तो तू यह खेल खेलना चाहता है बच्चे? हाँ डाकू जी। तो फिर मेरे साथ चल, यह खेल खेलने का पूरा मौका देंगे। इस तरह किशन दत्त और माला का खून करने बाद दौलत लूटने के पश्चात डाकू शेरा गोविंद को अपने साथ ले गया और अड्डे पर चल पड़ा अड्डा। वाह, घोड़े पर बैठने में तो मज़ा आ गया। इस तरह 8 वर्ष यानी अपनी जवानी की दहलीज पर पहला कदम रखा। साथ ही गोविंद बिंदिस नगरी के डाकू शेरा का बड़ा ही अत्पत मत बन गया था। सारे को मार डालो, सारे व्यक्तियों, इनके मरने के बाद इनकी दौलत तो हमारी है ही। शाबाश मेरे बब्बर शेर। और गौतम अपनी शिक्षा पूरी कर अपने घर आया। एक दिन, माँ आखिर के लिए जा रहा हूँ। अरे गौतम, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है बेटे? देखते ही देखते गौतम घोड़े पर दौड़ाता हुआ उनकी नज़रों से ओझल हो गया। उफ, यह लड़का तो एक पल भी चैन से नहीं बैठता। कुछ भी हो लाजवंती, गौतम जब घोड़े पर सवार होता है तो राजकुमारों की तरह लगता है। हाँ, यह तो है। और उधर गौतम जंगल में पहुंचा। शिकार की तलाश में भटक रहा था कि एकाएक तलवार खनकाने की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। अरे यह क्या? ऐसा लगता है जैसे पास ही कोई कहीं तलवारबाजी हो रही है, जरा मैं भी देखूं। और फिर जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने विचित्र दृश्य देखा। वो महाराज, तो इन नकाबपोशों ने बुरी तरह घेर रखा है। हाँ हाँ, आज कुलदीप सिंह, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन नहीं दोस्त, मेरे जीते जी कभी ऐसा नहीं हो सकता। कौन है युवक जो मेरी मदद करना चाहता है? कौन हो तुम? दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन गौतम है नाम मेरा। गौतम, अगर जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुम सबको जान बचाकर भागने का एक मौका देता हूँ। मेरे 5 गिनने तक यदि तुम यहाँ से नहीं भागे तो अपनी मौत के जिम्मेवार तुम खुद होगे। 1 2 3। साथियों, खत्म कर दो इस हरामजादे को। 4 5। और 5 तक गिनती खत्म होने के बाद गौतम नकाबपोश पर बिजली बनकर टूट पड़ा। दोस्तों, अब तुम में से कोई एक भी जीवित नहीं बचेगा। खचा खा। अब राजा ने भी अपने मृत नकाबपोशों की तलवार उठा ली और दुश्मनों पर भिड़ गया। पता नहीं है नकाबपोश कौन है, मुझे क्यों मारना चाहते हैं। फिर देखते ही देखते गौतम ने राजा कुलकुलित के एक एक करके सभी नकाबपोशों को मार गिराया। तब धन्यवाद गौतम, मगर तुम इस समय पर ना आते तो आज हम जीवित न बचते। चिंता वो तो ठीक है महाराज, लेकिन ये नकाबपोश कौन थे और आपकी जान क्यों लेना चाहते थे? यह तो मैं भी नहीं जानता कि ये कौन है और मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं। खैर, अपने इनके चेहरे देखूं, शायद इन कुछ अंदाज़ा लगा सके यह कौन है और क्यों मेरी जान लेने के दुश्मन बने थे। फिर जैसे ही राजा ने एक नकाबपोश को नकाब नोची, उसका चेहरा देखते ही वह जड़ रह गया और अगले ही पल, अरे महाराज तो बेहोश होकर गिर पड़े। फिर गौतम बेहोश राजा को अपने घोड़े पर लादा और झरने के पास ले गया और पानी के चेहरे से छींटे मारने लगा। पता नहीं महाराज को एकाएक अपनी चेतना क्यों खो बैठे। और थोड़ी देर बाद राजा अपनी आंखें खोल दी, लेकिन मुंह से बोल न फूटे। वह केवल शून्य को घूरते रहे। उसकी आंखें खुली, आंसू बह रहे थे। महाराज, यह आप एकाएक क्या हो गया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जब प्रयत्न करने के बाद भी राजा की दशा में कोई सुधार नहीं आया तो अपने घोड़े पर लादा और घोड़े की लगाम पकड़कर कीर्तिनगर की ओर चल पड़ा।
लगता है महाराज किसी गहरे सदमे के कारण अपनी बोलने की शक्ति खो बैठे हैं। फिर गौतम राजा कुलप्रीत को लेकर कीर्तिनगर के राजमहल में पहुंचा। महामंत्री, सेनापति, अन्य दो मंत्रियों उस पर प्रश्नों की बौछार कर दी। यो कौन हो तुम, और महाराज की इस हालत का जिम्मेवार कौन है? बताओ महाराज को क्या हुआ? महाराज राकेट खेलने के लिए महल से निकले थे तो अच्छे भले थे, उपिन के साथ एक साथ इतने प्रसन्न। बोलो, इनकी यह दशा कैसे हुई? फिर गौतम ने पूरी बात बताते हुए बोला, मेरे ख्याल से मैं तो महाराज की यह दशा उस नकाबपोश युग के चेहरे देखने से हुई है। वो कौन हो सकता है वह युग? अगले पल सेनापति संपत सिंह, मैं राजवैद्य जी को बुलाकर महाराज का उपचार कराता हूँ, तुम युग के साथ जंगल में जाकर उस लोगों को शिनाख्त करो जिन्होंने महाराज की जान लेने की कोशिश की, तभी शायद इस रहस्य से कुछ पर्दा उठ सकता है। जी महामंत्री जी। कुछ देर बाद महाराज की हालत युवराज उस युग का चेहरा देखने से एकाएक बिगड़ी थी। फिर जैसे ही सेनापति नकाबपोश की लाश के नजदीक पहुंचा तो बुरी तरह चौंका। यह क्या? यह तो राजकुमार हरप्रीत की लाश है। फिर कुछ देर बाद तो यह राजकुमार हरप्रीत और उसकी मित्र मंडली, तो उसका मतलब राजकुमार और उसकी साथियों ने महाराज की हत्या करनी चाहिए। अब बात समझ में आई, महाराज को यह सदमा बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते। शिनाख्त पूरी होने के बाद वापस कीर्तिनगर की ओर चल पड़े। सेनापति जी, वाकई कोई बेटा इतनी सीमा से नीचे गिर सकता है? वह अपने जन्मदाता के प्राण लेने की सोचे। हाँ युवक, राजकुमार हरप्रीत जैसा दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इससे भी नीचे और कमीनी हरकत कर सकते हैं, लेकिन राजकुमार ने महाराज की हत्या क्यों करनी चाहिए थी? आज से 5 दिन पहले महाराज द्वारा मेरे दरबार में राजकुमार और उसके साथी को देश निकाला देने की सजा दिए जाने के बाद शायद राजकुमार के मन में बदलने की भावना जागी हो, लेकिन महाराज ने राजकुमार को देश निकाला की सजा क्यों दी? बताता हूँ। वैसे महाराज राजकुमार के प्रति हमेशा चिंतित रहते थे, क्योंकि राजकुमार जवानी में कदम रखते ही बहक चुका था। वह हर समय अपनी मंत्री मित्र मंडली के साथ राग रस्म की महफिलों में मगन रहता था। वाह वाह, मजा आ गया, नाचो कामनी, खूब नाचो। हालांकि महाराज प्रयत्न किए वह किसी तरह सुधरे, लेकिन वह सुधरने की जगह बिगड़ता चला गया। लेकिन आज 4 दिन पहले की बात है कि भरे दरबार में दुआई हो महाराज, दुआई हो। राजकुमार के साथ मेरी जवान पुत्री अर्चना को रात चलते उठा लिया। महाराज मुझ गरीबी से अन्याय करिए। तो वह कपड़े का मशहूर व्यापारी दीनदयाल, काश राजकुमारी की यह मजाल, राजकुमार की यह मजाल। तुम फिक्र मत करो दीनदयाल, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी के समान है, लेकिन खोज में स्वयं जाएंगे और अपने बेटे को उसकी करनी का दंड देंगे। और फिर महाराज कुछ सैनिकों के साथ राजकुमार के मित्र के घर पहुंचे और सेठ की पुत्री को बरामद किया। सैनिकों, राजकुमार और उनके मित्रों को गिरफ्तार कर लो। जो महाराज। फिर दूसरे दिन महाराज ने बड़े दरबार में राजकुमार और उसके साथियों को सेठ की लड़की के अपहरण के अपराध में देश निकलने की सजा सुना दी। और शायद इसलिए आज अखोट पर जारी महाराज राजकुमार के साथी ने मारना चाहा था। वाकई राजकुमार बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। हाँ, उसके जीते जी महाराज दुखी थे, और अब इस घटना के बाद बेचारे महाराज। फिर महल के अंदर सेनापति जब महामंत्री को बात बताई तो हैरान हुए बिना न रह सके। ओ, तो महाराज इस दशा में पहुंचाने की जिम्मेवारी नहीं का खून था। हाँ, लेकिन महामंत्री राजवैद्य जी क्या कहते हैं? यही तो महाराज को किसी के बात का गहरा सदमा लगा है, जिसे न केवल उसे बोलने की शक्ति खो बैठे हैं, बल्कि अपने सारे अंगों को काम करना बंद कर दिया है, यानी इस प्रकार उन्हें लकवा मार गया है। वो बेचारे महाराज। लेकिन इसका कोई उपचार तो बताया होगा वैद्य जी ने? हाँ, उपचार तो वैद्य जी ने बताया, लेकिन असंभव सा है। उसने अनुसार महाराज को उपचार एक ऐसी जड़ी बूटी चाहिए जिससे 7 समुद्र पार विदिश नगरी राज्य में उत्तरी स्थित सुनहरी पहाड़ी के नाम पर्वत पर पाई जाती है। तो क्या हुआ? सुनहरी पहाड़ी से राजवैद्य की बताई जड़ी बूटी मंगाने में कौन सी कठिनाई है?
साधारण स्थिति में सुनहरी पहाड़ी से राजवैद्य की बताई जड़ी बूटी मंगाने में कठिनाई समझ में नहीं आती, लेकिन राजवैद्य ने मुझे बताया कि सुनहरी पहाड़ी पर पहुंचने के लिए इंसान को कदम कदम पर मौत का सामना करना पड़ेगा। तो यह सोच में पड़ गया रहा हूँ कि दुष्कर कार्य किसको सौंपूं, लेकिन सुनहरी पहाड़ी पर जाने पहुँचवाने पर इंसान की मौत कदम कदम पर किस रूप में मिलती है। राजवैद्य के अनुसार सुनहरी पहाड़ी पर पहुंचने के लिए सबसे पहले इंसान को मौत के रूप में विदिशा नगरी के आतंक डाकू शेरा के गिरोह का सामना करना पड़ेगा। डाकू शेरा, हाँ। उसके बाद गहरी खाई और घाटी में मौत के रूप में पाई जाती और 4 हाथों वाली चुड़ैल। और राजवैद्य के अनुसार आज तक कोई मौत के उस पहले द्वार को नहीं तोड़ पाया, लेकिन फिर अगर कोई उन 2 द्वारों को तोड़ने में सफलता प्राप्त कर ली तो सुनहरी घाटी में कोई जहरीले जीव जंतु पाए जाते हैं, उनसे जान बचाना बहुत मुश्किल है। नहीं, ओह महामंत्री जी, इस जड़ी बूटी के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है जिसके करने से महाराज स्वस्थ हो सकें। हम तो क्या आपने महाराज को जीवन भर इसी तरह रोगी के समान पलंग पर लेटे हुए अपनी मौत की प्रतीक्षा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा राजवैद्य जी। बताई जड़ी बूटी लाने के सुनहरी पर्वत पर मैं जाऊंगा क्या? तुम यह जानते हुए भी सुनहरी पहाड़ी पर जानते हुए भी सुनहरी पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं किसी अंजाम की परवाह किए बगैर सुनहरी पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार हूँ। गौतम, मैं तुम्हारी भावना की कदर करता हूँ। बोलो, तुम विदिश नगरी के लिए कब रवाना होना चाहते हो? मैं आज और अभी विदिश नगरी के लिए रवाना होना चाहता हूँ। ठीक है गौतम, अब तुम्हारे ठान ही लिया है तो मैं तुम्हारी यात्रा का प्रबंध कराता हूँ। साथ में विदिश नगरी के राजा के नाम तुम्हें एक पत्र भी लिख देता हूँ, जिससे जरूरत पड़ने पर तुम्हें उसकी सहायता चाहोगे मिलेगी। और तुम रवाना होने से पहले अपने घर अपने माता पिता की आज्ञा लेने आशीर्वाद ले लो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि बताने पर घर वाले मुझे इसकी इजाज़त न दें। हाँ, मेरे यहाँ से रवाना होने के बाद आप मेरे घर पर सूचना भिजवा देना, ताकि वे मेरे लिए अधिक चिंतित न हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। और उसी शाम गौतम का विशेष यान द्वारा विदिश नगरी की ओर रवाना हो गया। जाने क्यों मुझे राजा कुलप्रजीत सिंह की हालत नहीं देखी गई। मैं उनके लिए राजवैद्य द्वारा बताई गई जड़ी बूटी लेने के लिए लौटूंगा, अन्यथा नहीं लौटूंगा। फिर रवाना होने से पहले महामंत्री द्वारा भेजे गए सैनिक जब यह सूचना गौतम के पिता हरिदत्त के पास पहुंचाई तो बुरी तरह चौंका। क्या गौतम उपचार के लिए जड़ी बूटी विदिश नगरी गया है? जी हाँ। लाजवंती, यह क्या हो गया? मुझे तो डर है कहीं पंडित राम सेवक की भविष्यवाणी सच न हो जाए। स्वामी, मेरे ख्याल से तो आप व्यर्थ में चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि गौतम जड़ी बूटी तलाश करने में गया है, न कि गोविंदा की तलाश में। मुझे भी कुछ भी हो लाजवंती, कल के जाने वाली किसी जहाज से विदिश नगरी के लिए रवाना हो जाऊंगा। ठीक है, मैं भी स्वामी आपके साथ चलूंगी। और अगले दिन संयोग से उसे बंदरगाह पर मालवाहक जहाज विदिश नगरी रवाना होने के लिए तैयार खड़ा मिला। हरिदत्त से प्रार्थना करने पर, ठीक है, आप दोनों हमारे साथ जलयान में यात्रा कर सकते हैं। धन्यवाद भाई। उधर कई दिन समुद्री यात्रा करने के बाद गौतम विदिश नगरी पहुंचा। वहां से राजा उत्तम सिंह ने के राज दरबार में ओह कीर्ति नगर के महाराज का पत्र, उस पत्र पढ़ने के बाद तो गौतम, हमसे जो भी मदद चाहिए निसंकोच कहो। महाराज, आप मुझे एक अच्छा घोड़ा और अपनी सेना के चुने हुए 10 सैनिक दे दीजिए। मैं डाकू शेरा के गिरोह से टक्कर ले सकूं। अवश्य। डाकू शेरा आज वर्षों से हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है। यदि तुम उसे मारने में कामयाब हो गए तो हमें तुम्हें बड़ा बहुत पुरस्कार देंगे। धन्यवाद राजन। और गौतम ने उसी दिन चुने हुए 10 सैनिक के साथ उत्तर दिशा में ओर बढ़ गया। और वह
हरिनगर में उसकी पत्नी विदिशा नगरी में तारापुर गांव में पहुंचे। उप यह किशन के मकान का खंडर बना पड़ा हुआ है, पड़ोसियों से इस बारे में पूछताछ करनी होगी। भाई यहाँ किशन दत्त रहता क्या करता था? भाई किशन दत्त और उसकी पत्नी वर्षों पहले एक शेरा डाकू के हाथों मारे जा चुके हैं। उनके एक लड़का तो था गोविंदा। हाँ भाई, लेकिन लड़का वह तो आज 10 साल पहले था। आज तो वह डाकू गोविंद के नाम से जाना जाता है। डाकू? उस ग्रामीण ने हरिदत्त को पूरी कहानी कह सुनाई। उसकी कहानी पूरी बात सुनकर वो इसका मतलब पंडित रामसेवक की भविष्यवाणी अनुसार मेरा छोटा गोविंदा डाकू बन चुका है। हे भगवान, यह मैंने क्या सुन रही हूँ? भाई, क्या तुम जानते हो डाकू गोविंद का गिरोह कहाँ रहता है? उसका अड्डा उत्तर में कहीं है। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही। अच्छा भाई, हम चलते हैं। और उधर गौतम अपने साथियों के साथ घने जंगल में घोड़े पर दौड़ा रहा था, चला जा रहा था। तभी डाकू शेरा के दल ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। साथियों, टूट पड़ो इन सैनिकों पर। सैनिकों ने डटकर मुकाबला करो। और फिर खनाक, दोनों गुटों के बीच जोरदार मुकाबला चल रहा था। काफी देर मुकाबले के बाद गौतम डाकू गोविंदा शेरा को छोड़कर गौतम के साथ सारे सैनिकों व शेरा डाकू के गिरोह के सारे सदस्य मारे गए। मैं अभी इसे मजा चखाता हूँ। लेकिन तभी, अरे बाबा रामदादे, तूने गोविंदा के बाबा को मारा। मैं तेरी बेटी बोटी काट डालूंगा। ओह, तो तू है गोविंदा? ले दोस्त, तू भी मर। खचाक। अरे मार बापू, यहाँ कैसे आ गए? उप, यह तूने क्या अनर्थ कर दिया गौतम? अपने हाथों अपने भाई की हत्या कर डाली। बापू, यह माँ क्या कह रही है? भला डाकू मेरा भाई कैसे हो सकता है? गौतम, मेरी माँ ठीक कह रही है। मैं तेरा भाई, सगा भाई था। गोविंदा तेरा सगा भाई था। गोविंद मेरे लाल, सुबह सुबह। फिर हरिदत्त पूरी बात विस्तार से जानने के बाद, हे भगवान, यह मुझे क्या अनर्थ हो गया? मैंने अपने भाई को मार डाला। दुखी मत हो गोविंद, यहाँ होनी थी, यह भला कैसे टलती? फिर गोविंद ने गोविंदा का अंतिम संस्कार किया और अपने माँ बाप को वापस नगर में जाने को कहकर आगे चल दिया। अब चलकर मैं चारों हाथ वाली चुड़ैल से निपटना है। ईश्वर, मेरे बेटे की रक्षा करना। कुछ आगे बढ़ने के बाद एक गहरी खाई घाटी दिखाई दी और उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और घाटी में उतरने लगा। जल्दी उसका सामना चारों हाथ वाली चुड़ैल से हो गया। हाँ, आज वर्षों बाद मुझे किसी मानव का नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। दुष्टा, इससे पहले तूने मेरे मांस खाए, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। जैसे ही चुड़ैल आगे बढ़ी, अरे यह क्या है? इस पर तो तलवार का वार भी जरा भी असर नहीं हुआ। तब आगे बढ़कर चुड़ैल गौतम की हथेली पर उठा लिया। ही, अब क्या करूं? अगले ही पल गौतम ने मन ही मन कुछ निर्णय किया और आई, और चुड़ैल ने तुरंत ही गौतम को जकट दिया। और लेकिन गौतम उससे पहले तैयार था। उछलकर एक हाथ उसके उछला और एक चुड़ैल के सींग को पकड़कर दूसरे हाथ में से आई। तत्पश्चात गौतम ने एक छलांग लगा दी। अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अंधी और चुड़ैल पागलों के समान आटा करती हुई एक तरफ भाग उठी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब इसे कोई खतरा नहीं है। और घाटी के अंत में उसे सुनहरी पहाड़ी दिखाई दी। तो यही है सुनहरी पहाड़ी। पहाड़ी पर चढ़ते ही गौतम ने कई विषैले जंतु दिखाई दिए, परंतु उनसे कोई खतरा नजर नहीं आया। वह मारता काटता उसे आगे बढ़ता रहा। और फिर उसने पहाड़ी पर पहुंचकर राजवैद्य द्वारा बताई जड़ी बूटी को तोड़ा। यही है वह बूटी जिसके मुझे राजवैद्य ने बताया था। और फिर वह वापस लौट पड़ा। वापस नगर पहुंचकर उसने नगर के सराय में अपने माँ बाप पिता को साथ लिया और उत्तम सिंह के दरबार में पहुंचा। सारी बात जानकर यह तो डाकू शेरा और उसके गिरोह को समाप्त करने का पुरस्कार। धन्यवाद राजा, तुम वाकई
इस युवक ने तो कमाल कर दिया। और कुछ दिन यात्रा करने के बाद वह कीर्तिनगर के बंदरगाह पर पहुंचे। पिताजी, आप दोनों घर जाइए, मैं यह जड़ी बूटी राजमहल पहुंचानी होगी। ठीक है, तुम भी जल्दी घर लौटने की कोशिश करना। फिर वह जड़ी बूटी लेकर महाराज के राजमहल में राजवैद्य के उसका अर्घ निकाला और चम्मच द्वारा कुलप्रीत सिंह को बुलाया। अगले ही पल आह, महाराज तो बोलने की शक्ति वापस लौट आई। कुछ ही देर बाद राजा स्वस्थ होकर बिस्तर पर बैठ गए। उफ, यह मुझे क्या हो गया था। तब मंत्री ने राजा को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर राजा ने गौतम को अपने सीने से लगा लिया। ईश्वर तुम जैसी नेक औलाद हर माँ बाप को दे। इस तरह राजा स्वस्थ हो गया और किंतु उसका मन राजकार्य में नहीं लगा। अतः एक दिन कीर्तिनगर के राजा के रूप में गौतम को राज तिलक कर दिया। वाकई पंडित राम सेवक द्वारा बताई गई भविष्यवाणी सच निकली। उसने अपने किए पर माफी जरूर मांगूंगा। महाराज गौतम की जय हो। वाह, राजा के रूप में मेरा गौतम कितना अच्छा लग रहा है। गौतम राज तिलक करने के बाद राजा कुलपुर तीर्थ यात्रा पर निकल गया। समाप्त दोस्तों।